Chapters 1085 Trip to Taikyu, 1086 Speed, 1087 A Goat Explores Taikyu, 1088 A Monkey Achieves Success. Chapter Start. Chapter 1085 ताइक्यू का साफा लैंग या लैंड स्पिरिट ने जिस जगह की तरफ इशारा किया था वो थी ताइक्यू, और फैंग युआन का असली टारगेट भी ताइक्यू हाई था। लेकिन उसके लिए ये सीधे सीधे बोलना ठीक नहीं था, इसलिए वो सिर्फ बातों को घुमा सकता था ताकि लंग या लैंड स्पिरिट खुद ही समझ कर उस जवाब तक पहुंच जाए। ताइक्यू नॉर्दर्न प्लेन्स के 10 सबसे खतरनाक इलाकों में से एक था। यहां एक खास तरह की विशाल घास उगती थी। ये GHAS हद से ज्यादा बड़ी और मजबूत थी। इसकी एक पट्टी 200 साल पुराने एक आम पेड़ के बराबर थी। ये विशाल GHAS ताइक्यू में हर तरफ फैली हुई थी। घास के इन बड़े बड़े झुंडों ने मिलकर एक बड़ा पुराना जंगल बना दिया था। जंगल के अंदर बड़ी तादाद में डेसोलेट बीस्ट्स और एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट्स रहते थे, और कभी कभी तो इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट्स की भी झलक मिल जाती थी। इसलिए गू इमॉर्टल्स तक यहां घुसने की हिम्मत नहीं करते थे। यहां तक कि रैंक 8 गू इमॉर्टल्स को भी संभाल कर रहना पड़ता था। एक हल्की सी गलती और डिस्टर्बेंस से यहां जानवरों का तूफान आ सकता था। डोंगफैंग चैंगफैन ने अपने पोजेशन रिवाइवल प्लान के लिए अपनी इनहेरिटेंस यहीं सेट की थी। बाद में फैंग युआन और बाकी लोगों ने भी ताइक्यू में एक जबरदस्त लड़ाई लड़ी थी। ये जगह तुम इससे पहचानते होगे, है ना? लैंग या लैंड स्पिरिट ने फैंग युआन को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। फैंग युआन बोला, हाँ, डोंगफैंग चैंगफैन के मामले की वजह से थोड़ी जानी पहचानी तो है। ये कहते हुए उसने लंग या लैंड स्पिरिट पर एक नजर डाली। साफ था कि यूस इतिहास के बारे में पता था। मेरा प्लान यहां ताइक्यू में एक टेलीपोर्टेशन गू फॉर्मेशन सेटअप करने का है। तुम्हें क्या लगता है? लैंग या लैंड स्पिरिट ने पूछो। फैंग युआन थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, सच कहूं तो मैं इन ताइक्यू में गू फॉर्मेशन सेट करने की सलाह नहीं दूंगा। मैं इस जगह से थोड़ा वाकिफ हूं, इसलिए मुझे लगता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये मधुमक्खियों का छत्ता है, जरा सी हलचल से जानवरों का तूफान आ सकता है। और ये तूफान कोई मामूली तूफान नहीं होगा, इसमें डेसोलेट बीस्ट्स और यहां तक कि एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट्स भी शामिल होंगे। हो सकता है कि इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट्स भी अट्रैक्ट हो जाएं। मैं यहां पहले लड़ चुका हूं, लेकिन वो इसलिए क्योंकि डोंगफैंग चैंगफैन ने एक इमेमोरियल रूअन बद की लाश का इस्तेमाल करके एक बैटल स्टेज बनाया था। अस इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट के ऑरा ने बाकी डेसोलेट बीस्ट और एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट को दूर रखा। इसी वजह से कोई बीस्ट टाइड नहीं आई। लेकिन जब मुसीबतें आई और इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट का ऑरा खत्म हो गया, तो इस इमेमोरियल रूअन बद की लाश को फौरन हाई अनगिनत डेसोलेट बीस्ट और एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट ने चीर फाड़ कर खा लिया। इससे हम देख सकते हैं कि ताइक्यू कितना खौफनाक है। अगर हमने ताइक्यू में एक टेलीपोर्टेशन गू फॉर्मेशन सेट किया और उसी बाहरी इलाके में लगाया, तो शायद हम आना जाना कर पाएं, लेकिन हमारे सेक्ट के गू इमॉर्टल्स को दूसरी फोर्सेस आसानी से सेंस कर लेंगी। और अगर हमने टेलीपोर्टेशन गू फॉर्मेशन ताइक्यू के अंदरूनी इलाकों में सेट किया, तो एक बार लड़ाई बिगड़ गई तो गू इमॉर्टल्स बचकर निकल नहीं पाएंगे। भले ही हम इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी जगह चुनें जहां लड़ाई का स्केल थोड़ा सा भी बढ़ा तो जानवरों का तूफान आ जाएगा जिसे इंसान सेंस कर सकते हैं। इन्हीं रीजंस की वजह से सुपर फोर्सेस ताइक्यू से पंगा नहीं लेना चाहती। हमारे सेक्ट को तो उनसे भी कहीं ज्यादा सोचना पड़ेगा। ये इलाका अच्छी चॉइस नहीं है। फैंग युआन ने प्लान के फायदे और नुकसान का एनालिसिस किया और एकदम वफादार एक्सप्रेशन के साथ बोला जैसे वो लंग या लैंड स्पिरिट को मनाना चाहता हो। लैंग या लैंड स्पिरिट जोर से हंस पड़ा। हेस्ट उसने फैंग युआन का कंधा थपथपाया। वो काफी देर तक हंसता रहा और फिर बोला, फैंग युआन, तुम सही कह रहे हो, लेकिन तुम बेफिक्र रहो, मुझे बताओ ये क्या है? लैंग या लैंड स्पिरिट ऐसे दिख रहा था जैसे वो कोई खजाना दे रहा हो जब उसने एक इन्फॉर्मेशन पाथ गूवर्म फैंग युआन को दिया। जब फैंग युआन ने यूज चेक किया तो उसने हैरत और खुशी का नाटक किया और हकलाते हुए बोला, ये तो ताइक्यू का इतना डिटेल्ड मैप है। ये तो बिल्कुल सही वक्त पर भगवान का भेजा हुआ तोहफा है। नहीं, हमारे सेक्ट की फाउंडेशन इतनी गहरी है। अगर मैंने ये खुद ना देखा होता तो मैं शायद विश्वास ही नहीं करता। ही, अच्छे बच्चे, अब नजरिया बदला तुम्हारा। लैंग या लैंड स्पिरिट खुशी से हंसता हुआ बोला। वो उछाल रहा था और अपने हाथ हिला रहा था। अमेजिंग। फैंग युआन ने थम्स अप दिखाया और एकदम सच्चे मन से तारीफ की। लैंग या लैंड स्पिरिट ने जोश में एक्सप्लेन किया, पहले ताइक्यू से इमॉर्टल मटेरियल्स हासिल करने के लिए मेरा में बॉडी वहां बार बार जाता था और अपने अनुभवों को दूसरों के अनुमानों के साथ मिलाकर उसने ये ताइक्यू का मैप तैयार किया। तो ऐसी बात थी,
फैंग युआन ने ऐसा चेहरा बनाया जैसे उस सब समझ आ गया हो। हकीकत में यूज ये पहले से ही पता था। यह इंटेल उस छोटे से हिस्से का पार्ट था जो यूज शैडो सेक्ट के साथ ट्रांजैक्शन से मिला था। इस टाइक्यू मैप ने फैंग युआन को प्लान बनाने और जानबूझकर अर्थ ट्रेंच का जिक्र करने का मौका दिया, जबकि असल में वो लंग या लैंड स्पिरिट का ध्यान इस जगह की तरफ खींच रहा था। लैंग या लैंड स्पिरिट ने फैंग युआन के हाथ में इंफॉर्मेशन पाथ गू वर्म की तरफ इशारा किया। यह मैप न सिर्फ टाइक्यू की पूरी टिपोग्राफी बताता है, बल्कि अलग अलग बीस्ट ग्रुप्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी बताता है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी कमी है, यह मैप बहुत पहले बनाया गया था। इतने सालों में टाइक्यू में जरूर बहुत से बदलाव आए होंगे। फर्स्ट सुप्रीम एल्डर सही कह रहे हैं, मुझे भी यही चिंता है। फैंग युआन ने फौरन हाँ में हाँ मिलाई। लैंग या लैंड स्पिरिट ने आगे कहा, क्या तुम इस जगह से वाकिफ नहीं हो? तुम एक ह्यूमन गू इमोर्टल भी हो और तुम्हारे पास चेंज फॉर्म इमोर्टल गू भी है। मैं तुम्हें इस मैप के साथ वहां भेजने का सोच रहा हूं। लैंग या लैंड स्पिरिट ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि फैंग युआन सीधा खड़ा हो गया और बिना हिचकिचाए बोला, फर्स्ट सुप्रीम एल्डर को बस मुझे कमांड देना है, सेक्ट के लिए काम करना, और वो भी इतने इंपॉर्टेंट मामले में। ये मेरे लिए गर्व की बात है। लैंग या लैंड स्पिरिट जोर से हंसा। फैंग युआन का कंधा थपथपाते हुए उस बैठने का इशारा किया। फैंग युआन, तुम अच्छे हो, मैंने तुम्हें गलत नहीं समझा। फिक्र मत करो, सेक्ट तुम्हारे साथ बिल्कुल भी बुरा नहीं करेगा। अपने सफर पर हालत के हिसाब से काम करना। मेन मैटर टाइक्यू के टेरेन को इंस्पेक्ट करना और इस टाइक्यू मैप को इंप्रूव करना है। अगर मौका मिले तो तुम्हें एक अच्छी लोकेशन पर टेलीपोर्टेशन गू फॉर्मेशन का बेसिक फॉर्म सेटअप करना है। मैप पर 3 लोकेशंस हैं। ये तीनों लोकेशंस इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट्स की लाशों के इलाके हैं। सबसे पहले इन तीनों लोकेशंस को इंस्पेक्ट करना। अगर तुम उनमें से किसी एक में टेलीपोर्टेशन गू फॉर्मेशन सेट कर पाए तो बहुत अच्छा होगा। नेचुरली तुम्हें अपना ख्याल रखना है और चुपचाप घूमना है। अगर तुम इंसानों द्वारा पकड़े भी जाते हो तो कभी भी हमारे सेक्ट के अस्तित्व का खुलासा मत करना। लैंग या लैंड स्पिरिट ने बार बार याद दिलाया। फैंग युआन ने तेजी से सर हिलाया, यहां तक कि अपनी चाटी थपथपाते हुए भरोसा दिलाया, फर्स्ट सुप्रीम एल्डर, आप बेफिक्र रहे। मैं कुछ तैयारियां करके फौरन निकलता हूं। गुड गुड। लैंग या लैंड स्पिरिट जोर से हंसा। फैंग युआन से बेहद खुश था। असल में तैयारी करने के लिए ज्यादा कुछ था नहीं। लंग या ब्लेस्ड लैंड की फाउंडेशन बहुत गहरी थी। फैंग युआन लुओपो वैली, डांग माउंटेन और विजडम गू को यहां रखकर काफी आराम से था। भले हाई शैडो सेक्ट का जासूस यहां था, वो इस सिचुएशन में कोई रुकावट नहीं डाल सकता था। सिक्स्थ हेयर जो डिस्टर्बेंस पैदा कर सकता था वो बहुत छोटी थी। ऊपर से शैडो सेक्ट पहले से ही खुद को संभालने में मुश्किल से काम कर रहा था। वो लंग या ब्लेस्ड लैंड पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। रही बात हेवनली कोर्ट की, तो अगर उन्हें लंग या ब्लेस्ड लैंड का पता चल भी गया तो वो क्या कर लेंगे? 5 रीजन्स की केओटिक वॉर के दौरान हेवनली कोर्ट ने लंग या ब्लेस्ड लैंड पर हमला किया था, और वो भी कई बार। आखिर में फंग जिउगे मारा गया था इससे पहले कि वो लंग या ब्लेस्ड लैंड को जीत पाते। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, अभी भी 5 रीजन्स में रीजनल वॉल्स मौजूद थी। अपने इमोर्टल गू को एक बार फिर से चेक करके फैंग युआन ने लगभग सारे इमोर्टल गू अपने साथ ले जाने का फैसला किया। जहां तक उसकी इमोर्टल ज़ॉम्बी बॉडी की बात थी, वो उस भी अपने साथ ले गया। उसके सॉवरन इमोर्टल एपर्चर में अन सबको ले जाने के लिए काफी जगह थी। वैसे उसकी इमोर्टल ज़ॉम्बी बॉडी काफी बड़ी प्रॉब्लम थी, और उसके अंदर का स्प्रिंग ऑटम सकाडा तो उससे भी बड़ी प्रॉब्लम। स्प्रिंग ऑटम सकाडा फिलहाल कुछ अनजान तरीकों से सील किया हुआ था। वो रिवर ऑफ टाइम का पानी अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा था और सिर्फ अपनी भूख को पैसिवली बर्दाश्त कर सकता था। धीरे धीरे बर्बादी के गड्ढे में गिर रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, स्प्रिंग ऑटम सकाडा में अभी भी हेवेंसविल थी। फैंग युआन को यह बात ट्रांजैक्शन से पहले ही पता चल चुकी थी। यूज हेवेंसविल के बारे में और भी बहुत सी कीमती जानकारी मिली थी। ये बहुत बड़ी जीत थी। मेरे पास सॉवरन इमोर्टल एपर्चर है, जो बहरी दुनिया से आजाद एक छोटी सी दुनिया है। लेकिन अभी मेन स्प्रिंग ऑटम सकाडा और ढेर सारे हेवेंसविल से भरे स्नो मॉन्स्टर्स को लेकर जा रहा हूं। जब मैं टाइक्यू जाऊंगा तो जरूर रुकावटें आएंगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे जब मेन सदर्न बॉर्डर से वापस आ रहा था तो मुझे क्लाउड बीस्ट स्माइल की जय ने मेरा पीछा किया और ऐसी ही चीजें हुई। फैंग युआन ये साफ साफ समझता था। वो अब हेवेंसविल के मामले में अनजान नहीं था, बल्कि वो बहुत कुछ जानता था। हेवेंसविल सर्वशक्तिमान नहीं थी, हेवेंसविल की अपनी सीमाएं थी। हेवेंसविल को समझने के बाद हेवेंसविल का खतरा काफी हद तक कम हो गया था। आखिरकार एक अनजान दुश्मन ही सबसे ज्यादा परेशान करता है।
खुद को और अपने दुश्मन को जानो और तुम कभी नहीं हारोगे। पहली अर्थली कैलेमिटी की ताकत तेजी से बढ़ गई थी। फैंग युआन जानता था कि यह हेवंस विल थी जो उस खत्म करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उसने नॉर्दर्न आइसी प्लेन में ट्रिब्यूलेशन का सामना किया जिसने अनजाने में उसकी बहुत मदद की। वजह यह थी कि अर्थली कैलेमिटी का एक बड़ा हिस्सा रेकलेस सेवेज के ट्रू मीनिंग से प्रभावित हो गया था, जिसने हेवंस विल की जगह ले ली और आयरन क्राउन ईगल्स, रूइन बैट्स और ऐसी ही चीजें बनाई। सिर्फ स्नो मॉन्स्टर्स हाई हेवंस विल से बने थे। उनके शरीर में सिर्फ हेवंस विल थी। वो फैंग युआन को खत्म किए बिना चैन से नहीं बैठते। रेकलेस सेवेज के ट्रू मीनिंग के प्रभाव ने स्नो मॉन्स्टर्स के खतरे को काफी हद तक कम कर दिया था। फिलहाल यह स्नो मॉन्स्टर्स अभी भी फैंग युआन के इमॉर्टल एपर्चर में थे। उनमें से हर एक में हेवंस विल थी, बिल्कुल स्प्रिंग ऑटम सकाडा की तरह। जब फैंग युआन बाहर जाएगा तो वो हेवंस विल की नज़र में अंधेरे में एक मशाल की तरह साफ दिखेगा। हेवंस विल खुद से कुछ नहीं कर सकती जब तक कि कोई आफत या मुसीबत ना हो। जब मैं अब बाहर जाऊंगा तो हेवंस विल जरूर दूसरों को प्रभावित करके मुझे मरवाने की कोशिश करेगी। जो भी वो भेजेगी मैं वक्त आने पर उससे निपटा लूंगा। एक तेज रोशनी चमकी। ड्रैगन एलिफेंट प्लेन के बीच में एक नौजवान दिखने वाला गू इमॉर्टल हवा में से प्रकट हुआ। उसने बर्फ जैसे सफेद कपड़े पहने थे। उसका चेहरा जड़े की तरह मुलायम लग रहा था। उसके काले बाल उसकी कमर तक आ रहे थे और उसकी एक जोड़ी काली ईंटें ऐसी थी जैसे उनमें बेपनाह गहराइयां हो। वो गू यू फैंग युआन था। वह बाहर आ गया। फैंग युआन ने गहरी सांस ली और फौरन डिफेंसिव गू वॉर्म्स और इन्वेस्टिगेटिव गू वॉर्म्स एक्टिवेट कर दिए। कई तरह के इन्वेस्टिगेटिव मेथड्स एक साथ एक्टिवेट हो गए। उसकी निगाहें चारों दिशाओं में घूम गई और उसकी परसेप्शन 10,000 कदम के दायरे में हर चीज को कवर कर रही थी। फिलहाल सब सेफ था। जब से लंग या ब्लेस्ड लैंड क्रेसेंट लेक से माइग्रेट हुआ था, उसकी असली लोकेशन सिर्फ लंग या लैंड स्पिरिट को हाई पता थी। ये लंग या ब्लेस्ड लैंड के सबसे बड़े राजों में से एक था। लैंड स्पिरिट किसी को नहीं बताता। लेकिन उसने बाहर कई टेलीपोर्टेशन गू फॉर्मेशंस भी अरेंज किए थे ताकि अंदर और बाहर की दुनिया के बीच आना जाना आसान हो। यह रिस्पॉन्स पिछले लंग या लैंड स्पिरिट से कहीं ज्यादा समझदारी भरा था। लैंग या ब्लेस्ड लैंड का एक टेलीपोर्टेशन गू फॉर्मेशन फंग बो क्लिफ पर सेट किया गया था। ए फ्लैट फैंग युआन को एक दूसरे टेलीपोर्टेशन गू फॉर्मेशन की लोकेशन का पता चला। वो ये जगह थी, नॉर्दर्न प्लेन्स का ड्रैगन एलिफेंट प्लेन। मुझे जल्दी करना होगा, इस जगह पर ज्यादा देर रुकना सेफ नहीं है। फैंग युआन की मर्जी पर गू वॉर्म्स उसके इमॉर्टल एपर्चर के अंदर उड़ने लगे। उसका शरीर एक तीर की तरह ऊपर की तरफ उठा। उसका फील्ड ऑफ विजन फौरन फैल गया और जब उसने नीचे देखा तो ड्रैगन एलिफेंट प्लेन का टरेन उसकी नजरों में आ गया। ड्रैगन एलिफेंट प्लेन का टरेन सपाट था और उसकी एक अलग ही शान थी। वहां खूब पानी और हरियाली थी। ड्रैगन एलिफेंट के झुंड हर जगह बिखरे हुए थे। यह नॉर्दर्न प्लेन्स में ड्रैगन एलिफेंट्स का एक मशहूर ठिकाना था और पास की एक सुपर फोर्स के कंट्रोल में था। शानदार नदियां और पहाड़, क्या खूबसूरत नजारा है। फैंग युआन ने तारीफ की और फिर अपने आप को छुपा कर उठ गया। चैप्टर 1086 रफ्तार। कुछ मिनट्स बाद फैंग युआन पहले हाई ड्रैगन एलिफेंट प्लेन छोड़ चुका था। उसने अपने सामने बादलों का एक बड़ा मैदान देखा। फैंग युआन ने अनजाने में ही अपनी स्पीड धीमी कर ली। ए फ्लैट वो सफेद बादलों से बहुत सावधान रहता था जब से सदर्न बॉर्डर में अनपरेशान करने वाले क्लाउड बीस्ट से उसकी मुलाकात हुई थी। अनुभव से सीखकर फैंग युआन बादलों के बड़े इलाकों से बहुत सतर्क हो गया था। उन्हें जांचने के बाद फैंग युआन को सुकून मिला। बादलों में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो उनके अंदर उठ गया। उसकी नजर घने सफेद बादलों से ढक गई थी। लेकिन कोई बात नहीं, फैंग युआन के पास इस्तेमाल करने के लिए इन्वेस्टिगेटिव मेथड्स थे। चाहे सुनना हो या साउंड वेव्स या फिर अपनी कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल करके वो बादलों के अंदर आज़ादी से उड़ सकता था, बिना एक भटके हुए कीड़े जैसा महसूस किए। गू इमॉर्टल्स के पास ज्यादातर मॉर्टल मेथड्स होते थे। वो कई सिचुएशंस से निपट सकते थे। फैंग युआन की स्पीड कम हो गई। उसने सारी हरकत रोक दी। इसके बाद उसके दिमाग में ख्याल चमके जब उसने अपने इमॉर्टल एपर्चर में न गिनत गू वॉर्म्स को एक्टिवेट किया। बड़ी तादाद में मॉर्टल गू एक तूफान की तरह घूमे, जिससे सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर में एक बड़ा खूनी टॉर्नेडो बन गया। उसके बाद कोर इमॉर्टल गू ऊपर उड़ा। रैंक 6 ब्लड एसेट इमॉर्टल गू। वो एक शक्तिशाली रूलर की तरह नीचे उतरा। बाकी मॉर्टल गू उसके सहायक थे जो उस इमॉर्टल किलर मूव को बना रहे थे जिसे फैंग युआन एक्टिवेट कर रहा था, ब्लड टॉरेंट। खून जैसी लाल रोशनी फैंग युआन के शरीर से निकली, फिर लिक्विड में बदलकर खूनी पानी की एक नदी बन गई।
ये खून फैंग युआन को लेकर बादलों को चीरते हुए तेजी से आगे बढ़ा। स्पीड इतनी तेज थी, पहले से बिल्कुल अलग लेवल पर। पहले जब फैंग युआन ने ड्रैगन एलिफेंट प्लेन छोड़ा था, वो जगह एक राइचस पाथ सुपर फोर्स के टेरिटरी में थी। उसने कोई इमॉर्टल किलर मूव इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि ज्यादातर इमॉर्टल किलर मूव से एक स्ट्रांग ऑरा लीक होता था, जिससे लोगों का ध्यान उसकी तरफ जाता। इसलिए फैंग युआन ने ड्रैगन एलिफेंट प्लेन छोड़ते वक्त सिर्फ मोर्टल किलर मूव्स का इस्तेमाल किया था। लेकिन अब उस छोड़ने के बाद वो आखिरकार एक इमॉर्टल किलर मूव इस्तेमाल कर सकता था। उसकी स्पीड तेजी से बढ़ी, वो तेजी से आगे बढ़ा। एक लंबी खूनी लकीर खींच गई, लेकिन वो घने बादलों से ढकी हुई थी, उस बाहर से देखा नहीं जा सकता था। ये बादलों में उड़ने का फायदा था। अगर बादलों का कवर ना होता तो फैंग युआन सिर्फ अपने निशान छुपा सकता था। इस तरह खुलेआम उड़ना बहुत ज्यादा ध्यान खींचने वाला था। कुछ ही पाल में बादलों का ये बड़ा इलाका फैंग युआन ने चीर दिया। वो पहले ही एक बहुत बड़ा फासला तय कर चुका था। बादलों की परत के बाहर फैंग युआन ने ब्लड टॉरेंट का इस्तेमाल करना बैंड कर दिया। इस दौरान ब्लड पाथ डेमोनिक इमॉर्टल्स खुद को जाहिर नहीं कर सकते थे, उन्हें छिप कर रहना पड़ता था। ब्लड पाथ हर तरफ से हमले का निशाना था। फैंग युआन ब्लड पाथ की वजह से मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता था, खासकर जब हेवेंस विलस पर नजर रखे हुए थी। जब तक मेन ब्लड टॉरेंट को मॉडिफाई करके दूसरों को उसके ब्लड पाथ नेचर को महसूस करने से रोक ना दूं, फैंग युआन ने सोचा। असल में वो पहले हाई ब्लड टॉरेंट को दोबारा मॉडिफाई कर चुका था। लैंग या ब्लेस्ड लैंड में कल्टिवेट करते वक्त फैंग युआन अपने ब्लड पाथ किलर मूव्स और स्ट्रेंथ पाथ किलर मूव्स की प्रैक्टिस कर रहा था। एक दिन प्रैक्टिस करते वक्त फैंग युआन को एक इंस्पिरेशन आई। उसने ब्लड टॉरेंट को मॉडिफाई कर दिया। मूल रूप से ब्लड टॉरेंट इस्तेमाल करते वक्त सैकड़ों मॉर्टल गू फैंग युआन के आसपास आकर एक बड़े गोल घेरे में घूमते थे। मॉडिफिकेशन के बाद यह मॉर्टल गू उसके इमॉर्टल एपर्चर में एक स्पाइरल की तरह घूमते थे। ये एक छोटा सा बदलाव था, लेकिन इसने उसकी एक बड़ी कमी को ठीक कर दिया। गू इमॉर्टल के आसपास घूमने का मतलब था कि अन पर आसानी से हमला करके उन्हें नाश किया जा सकता था, लेकिन इमॉर्टल एपर्चर में होना सेफ था। सिर्फ इतनी सी बात से ही बहुत सुधार दिख रहा था। लेकिन ब्लड टॉरेंट अभी भी बहुत ध्यान खींचने वाला था। आसमान में उड़ते वक्त ये खून की एक लंबी नदी बनाता था, जिसे कोई भी नोटिस कर लेता। इससे एक तेज और गंदी खूनी बदबू भी आती थी, जिससे उल्टी आ जाती। अगर इन कामियों को ठीक नहीं किया गया तो ब्लड टॉरेंट को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। अगर लाइट ऑफ विजडम का इस्तेमाल किया जा सकता तो यह मॉडिफिकेशंस रात भर में हो जाते। लेकिन फैंग युआन इस वक्त इमॉर्टल ज़ॉम्बी बॉडी की सेफ्टी को लेकर सुरे नहीं था। बादलों से ढाका होना ठीक था, लेकिन बिना बादलों के फैंग युआन ब्लड टॉरेंट इस्तेमाल नहीं करता। उसने स्वॉर्ड एस्केप इमॉर्टल गू एक्टिवेट किया। रैंक 7 स्वॉर्ड एस्केप इमॉर्टल गू। फैंग युआन एक तलवार की तरह आगे बढ़ा। ब्लड टॉरेंट के मुकाबले वो अब और भी तेज था। सिर्फ स्वॉर्ड एस्केप इमॉर्टल गू ने हाई एक रैंक 6 ब्लड पाथ किलर मूव को पीछे छोड़ दिया। भले ही उसके कल्टिवेशन लेवल के हिसाब से ग्रीन ग्रेप इमॉर्टल एसेंस के साथ स्वॉर्ड एस्केप इमॉर्टल गू इस्तेमाल करना फायदेमंद नहीं था, फैंग युआन ऐसा करने पर पूरी तरह से दृढ़ था। इस सफर का सबसे बड़ा फैक्टर था स्पीड। स्पीड स्पीड यूज तेजी से आगे बढ़ना था। यह हेवंसविल की वजह से था। हेवंसविल हेवन के रास्ते पर चलती है, ज्यादा को लेकर कमी को पूरा करती है। वो मुझे एक औंक नहीं भाती। लेकिन हेवन के रास्ते के अपने नियम और कानून हैं। हेवंसविल को कुछ नियम फॉलो करने पड़ते हैं और वो एक हद तक सीमित है। हेवंसविल अचानक से कुछ नहीं कर सकती। वो मुझ पर सीधे हमला सिर्फ आफतों और मुसीबतों के दौरान ही कर सकती है। आमतौर पर हेवंसविल मुझे मारने के लिए सिर्फ परिस्थितियां और हालत बना सकती है। हेवंसविल ऐसी सिचुएशंस कैसे बना सकती है? इस दुनिया के जीवित प्राणियों को प्रभावित करके। जैसे पहले जब फैंग युआन इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड में था, वो मो याओ की झूठी विल से प्रभावित था। हेवंसविल विशाल और हर जगह थी। वो दूसरे जीवन रूपों को प्रभावित कर सकती थी। ये प्रभाव सबकॉन्शियस लेवल पर था। ये बहुत सिचुएशनल था। ज्यादातर सिचुएशंस में फैसले एक पाल में लिए जाते हैं। हेवंसविल अनगिनत जीवन रूपों को प्रभावित कर सकती थी और उनके द्वारा लिए गए अनगिनत फैसलों को कई सूक्ष्म प्रभावों के जरिए ये जीवन रूप एक ऐसी ताकत में इकट्ठा हो सकते थे जो घटक साबित हो। लेकिन इस तरह दूसरों को प्रभावित करने और घटक जाल बिछाने में वक्त लगता था। इसलिए फैंग युआन ने स्पीड पर जोर दिया। वो जितना तेज था, हेवंसविल के पास दूसरे जीवन रूपों को प्रभावित करने और उससे निपटने के लिए सिचुएशंस बनाने का उतना ही कम वक्त था।
सदर्न बॉर्डर से नॉर्दर्न प्लेन्स तक के सफर के दौरान फैंग युआन को ये नहीं पता था, उसके पास मूवमेंट के मेथड्स की भी कमी थी, खासकर शुरुआत में। इसने हेवंसविल को चीजें सेट करने के लिए बहुत वक्त दे दिया। फ्लैट जब फैंग युआन हेवंसविल की कमजोरियों को जानता था, उसने नेचुरली उनका फायदा उठाया। ये एक प्रभावी तरीका था जिसे शैडो सेक्ट हेवंसविल के खिलाफ इस्तेमाल करता था। शैडो सेक्ट एक मुख्य सिद्धांत का पालन करता था, चुपके से जमा करो, एक बार में ज्वालामुखी की तरह हमला करो, बिजली की तरह तेज चलो, अपना लक्ष्य हासिल करो। फैंग युआन ने इससे पूरी तरह से सीखा। हेवंसविल से निपटने के लिए शैडो सेक्ट और स्पेक्ट्रल सोल सबसे बेहतरीन रोल मॉडल हैं। वो मेरे दुश्मन हैं, लेकिन इन दुश्मनों में कुछ ऐसे पहलू हैं जिनमें वो मुझसे बेहतर हैं। मुझे नेचुरली पक्षपात छोड़कर उनसे सीखना चाहिए। और मेरे पास शैडो सेक्ट के मुकाबले एक बहुत बड़ा फायदा है, मैं एक कंप्लीट अदरवर्ल्डली डेमन हूं। शैडो सेक्ट के मेंबर्स को काम करते वक्त अपने बारे में सोचना पड़ता है और हेवंसविल के छुपे प्रभाव से खुद को साफ करने के लिए सेल्फ विल का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है। एक कंप्लीट अदरवर्ल्डली डेमन होने के नाते हेवंसविल मुझे प्रभावित नहीं कर सकती। हेवंसविल से बचने के लिए फैंग युआन ने स्वॉर्ड एस्केप का इस्तेमाल किया, इमॉर्टल एसेंस की भारी खपत की परवाह किए बिना। शुक्र है, फैंग युआन ने अपने जमा किए हुए कल्टिवेशन रिसोर्सेज का ज्यादातर हिस्सा बचाकर रखा था। वो रोज पैसा कमा रहा था, ये कहा जा सकता है कि वो बहुत अमीर था। भले ही उस अपने इमॉर्टल एपर्चर को बनाना और मैनेज करना था, उसके ज्यादातर प्लान्स अभी शुरू नहीं हुए थे। ट्रेजर येलो हेवन अभी बैंड था, जो चीजें वो लंग या सेक्ट की इन्वेंट्री से ले सकता था वो लिमिटेड थी। फैंग युआन आसमान को चीरते हुए आगे बढ़ा, रास्ते में एक तेज आवाज के साथ, वो जैसे एक उड़ती हुई तलवार बन गया हो। बेपरवाह तेजी से वीरान मैदानों में घूमता हुआ। अचानक दर्द और डर से भरी एक दहाड़ सुनाई दी। एक एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट अपनी जान बचा कर भाग रहा था, एक वाइल्ड रैंक 7 इमॉर्टल गू उसका पीछा कर रहा था। दोनों फैंग युआन की नजरों में आ गए। आगे एक सिंग वाला 6 पंखों वाला पेगासस था, जबकि पीछे का वाइल्ड इमॉर्टल गू एक ड्रैगन सेंटिपीड था। एक 4 पंखों वाला पेगासस एक बीस्ट टेम्परर था, जबकि एक 6 पंखों वाला पेगासस एक डेसोलेट बीस्ट था, और जिसके माथे पर एक सिंग और पीठ पर 6 पंख, वो एक एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट था। और ये ड्रैगन सेंटिपीड 7 ली लंबा था। उसका शरीर कन खजूरे का और सिर ड्रैगन का था। उसके शरीर के दोनों तरफ अनगिनत पैर जो लगातार हिल रहे थे। उसका एक सख्त कांसे का खोल था, सूरज की रोशनी में चमकती और चमचमाती सुनहरी रंगत दिख रही थी। ये बहुत ही हिम्मती और शानदार दिख रहा था। कुछ वाइल्ड इमॉर्टल गू डेसोलेट बीस्ट्स और डेसोलेट प्लांट्स में रहते द, उनके पोषक तत्व सूखते द, उनके साथ को एग्जिस्टेंस में रहते द जबकि उन्हें भोजन मानते थे। लेकिन ये सिर्फ ज्यादातर मामलों में होता था। ड्रैगन सेंटिपीड एक खतरनाक और जंगली वाइल्ड इमॉर्टल गू था। वो सीधे डेसोलेट बीस्ट्स और डेसोलेट प्लांट्स को पकड़ता था, उन्हें शिकार मानता था, शिकार करके जीता था। ये दुनिया का इकलौता ड्रैगन सेंटिपीड इमॉर्टल गू था। ये रैंक 7 था। ये अपना पेट भरने के लिए एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट्स और डेसोलेट प्लांट्स को पकड़ रहा था। फैंग युआन सीधा आगे उड़ रहा था। ये जोड़ी ठीक उसके सामने आई, उसका रास्ता रोकते हुए। आखिर कुछ हो ही गया। फैंग युआन अंदर ही अंदर मुस्कुराया। पिछली बार क्लाउड बीस्ट्स का एक झुंड था, इस बार एक सिंग वाला 6 पंखों वाला पेगासस और वाइल्ड ड्रैगन सेंटिपीड इमॉर्टल गू। वाइल्ड इमॉर्टल गू में बुद्धि कम होती थी, भले ही उनकी अपनी मर्जी थी, वो आसानी से हेवंसविल से प्रभावित हो जाते थे। सिंग वाला 6 पंखों वाला पेगासस एक एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट था। घोड़े जैसे जानवर ज्यादा बुद्धिमान होते थे। हेवंसविल के लिए उन्हें प्रभावित करना ज्यादा मुश्किल था। लेकिन अब वो भाग रहा था और बिना सोचे समझे चल रहा था। हेवंसविल को सिंग वाले 6 पंखों वाले पेगासस के भागने की दिशा बदलने के लिए बस उस हल्का सा प्रभावित करना था। ये दोनों यहां फैंग युआन का रास्ता रोकने आए थे। पेगासस अपनी जान बचा कर भाग रहा था, वो आगे की सारी रुकावटों को कुचलने की पूरी कोशिश करता। और ड्रैगन सेंटिपीड की नजर भी फैंग युआन पर थी। फैंग युआन का गू इमॉर्टल ऑरा साफ था। वो एक रैंक 6 गू इमॉर्टल था। उसका ऑरा सिंग वाले 6 पंखों वाले पेगासस से काफी कमजोर था। लेकिन उसका स्वॉर्ड पाथ ऑरा भी मजबूत था, जो रैंक 7 स्वॉर्ड एस्केप इमॉर्टल गू से आ रहा था। इसने ड्रैगन सेंटिपीड को और ज्यादा आकर्षित किया, क्योंकि ड्रैगन सेंटिपीड भी स्वॉर्ड पाथ डाउ मार्क्स से भरा हुआ था। उसके न गिनत अंगों में स्वॉर्ड पाथ डाउ मार्क्स द, जो उस अपने साथ 10,000 तलवारें ले जाने की अनुमति देते थे। एक बार जब वो अपने शिकार के चारों तरफ लिपट जाता, तो ये तेज तलवारें हर दिशा से हमला करती, एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट में खूनी छेड़ बना देती। ये बहुत खतरनाक था।
फैंग युआन का रिएक्शन बिजली की तेजी से था। उसने फौरन स्वॉर्ड एस्केप इमॉर्टल गू को स्टोर कर लिया और तुरंत गायब हो गया। ड्रैगन सेंटिपीड कंफ्यूज हो गया, लेकिन उसका ध्यान अभी भी उसी पर था। आखिरकार अपने लंबे शिकार के जीवन में उसने कई ऐसे शिकार देखे थे जो अपना ऑरा छुपा सकते थे। फैंग युआन का शरीर हिला और नगिनत परछाइयां दिखाई दी। एनस्लेवमेंट और स्ट्रेंथ पथ का संगम, इमॉर्टल किलर मूव, मिरियड सेल्फ। पहले के ट्रांजैक्शंस में फैंग युआन ने कई स्ट्रेंथ पाथ इमॉर्टल गू हासिल किए थे। उसका उस वक्त का सबसे मजबूत मेथड वापस आ गया था। भले ही उसके पास क्लेंस सोल इमॉर्टल गू नहीं था, फैंग युआन ने उसकी जगह दूसरे इमॉर्टल गू का इस्तेमाल किया। मिरियड सेल्फ की ताकत कम हो गई, लेकिन इस वक्त यह अपने दुश्मनों को कंफ्यूज करने में बहुत काम का था। अनगिनत फैंग युआन्स हर तरफ उड़ने लगे, जैसे समुद्र में तैरती मछलियों का एक झुंड जो एक बड़ी व्हेल से टकराकर बिखर जाता है। ड्रैगन सेंटिपीड अब और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया, उसकी स्पीड एक पाल के लिए कम हो गई। इसके बाद उसका सातली लंबा शरीर एक कोड़े की तरह हमला किया। बूम बूम बूम। फैंग युआन के नगिनत स्ट्रेंथ पाथ फैंटम्स नाश्त हो गए। सिंग वाला 6 पंखों वाला पेगासस भी तेजी से भागते हुए फैंग युआन के कई फैंटम्स को कुचल गया। ड्रैगन सेंटिपीड ने देखा कि पेगासस भाग रहा है, उसका ध्यान एक बार फिर उसी पर चला गया। दोनों भागे और पीछा करते रहे, जल्दी हाई फैंग युआन की नजरों से ओझल हो गए। फैंग युआन ने हल्की सांस छोड़ी। उसका असली शरीर नीचे उतरा। एक सोच के साथ अनगिनत फैंग युआन फैंटम्स एक साथ गायब हो गए। चलो, फैंग युआन ने फिर से स्वॉर्ड एस्केप एक्टिवेट किया, आसमान में उड़ते हुए निकल गया। चैप्टर 1087 एक बकरी टाइक्यू की खोज में टाइक्यू फैंग युआन बिना आराम किए दिन रात सफर करता रहा। जब घने बादल देखता तो वो ब्लड टॉरेंट का इस्तेमाल करता। ज्यादातर वक्त उसने स्वॉर्ड एस्केप इमॉर्टल गू का इस्तेमाल किया। उसने रास्ते में कई खतरनाक इलाकों को पार किया, वहां अकेले गू इमॉर्टल्स या सुपर फोर्सेस भी थी। फैंग युआन ने खुलेआम इमॉर्टल गू इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की, उसने मॉर्टल किलर मूव्स का इस्तेमाल किया। उसकी स्ट्रेटजी सही थी। सिंग वाले 6 पंखों वाले पेगासस और वाइल्ड ड्रैगन सेंटिपीड के बाद कोई और न चाही हैरानी नहीं हुई। हेवंसविल को जाल बिछाने के लिए वक्त चाहिए था। दूसरी तरफ हेवंसविल का दूसरे जीवित प्राणियों पर प्रभाव की एक सीमा थी। जैसे सिंग वाले 6 पंखों वाले पेगासस और वाइल्ड ड्रैगन सेंटिपीड पर प्रभाव, हेवंसविल उनमें से किसी को भी फैंग युआन पर हमला करने का आदेश नहीं दे सकती थी। हेवंसविल का प्रभाव परिस्थितियों के फैसलों पर आधारित था। फैंग युआन की स्पीड बहुत तेज थी, हेवंसविल वक्त पर रुकावटें नहीं बना सकी। हेवंसविल सोच सकती थी और साजिश रच सकती थी। यह स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल की वजह से था। शैडो सेक्ट द्वारा दी गई इंटेल के अनुसार स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल से पहले हेवंसविल से निपटना बहुत आसान था, लेकिन उसके बाद हेवंसविल बहुत ज्यादा चालाक हो गई। इसलिए फैंग युआन सिर्फ सीधा आगे नहीं उड़ रहा था, वो घूमता और चक्कर काटा, आर्क्स में आगे बढ़ता। अगर वो सीधा चलता तो उसका रास्ता आसानी से हेवंसविल द्वारा अनुमान लगा लिया जाता। वो रास्ते में खतरे बिछा देती और फैंग युआन के गिरने का इंतजार करती। असल में हेवंसविल शायद ये भी अनुमान लगा लेती कि फैंग युआन की असली मंजिल टाइक्यू है और वहां इंतजाम कर देती। ये खतरनाक होता। ना सिर्फ फैंग युआन सेक्ट मिशन पूरा नहीं कर पाता, उसकी जान भी खतरे में पड़ जाती। हालांकि फैंग युआन की तेज प्रगति के साथ हेवंसविल यूज रोक नहीं सकी। बिल्कुल, फैंग युआन जानबूझकर पीछे नहीं जाता। अगर हेवंसविल ने उसके पीछे कोई इंतजाम किया होता तो वो एक ऐसे जाल में जा रहा होता जिससे वो पहले ही बच चुका था। ये बेवकूफ़ी होती। इस तरह उसका रास्ता बहुत लंबा था, उसके सफर की कुल लंबाई कई गुना बढ़ गई। हालांकि आखिर में फैंग युआन की स्पीड अभी भी बहुत तेज थी। इसलिए वाइल्ड ड्रैगन सेंटिपीड इमॉर्टल गू से मिलने के 3 दिन बाद ओक पर टाइक्यू फैंग युआन की नजरों में आ गया। टाइक्यू नजर में था। साधारण घास का एक विशाल हिस्सा एक बड़ा पीला मैदान बना रहा था। टाइक्यू का रूप एक घने जंगल में ऊंचे खड़े जड़े ग्रीन टावर जैसा था। इस पीले मैदान में ये बहुत ध्यान खींचने वाला था। जैसे जैसे फैंग युआन नजदीक आया, हरा टाइक्यू यूएफयूक्यू पर फैल गया, फैंग युआन के फील्ड ऑफ विजन में बड़ा होता गया। ये ऐसा था जैसे कागज पर तेजी से फैलता हुआ रंग। आखिरकार टाइक्यू ने फैंग युआन के विजन को पूरी तरह से भर दिया। एक विशाल मात्रा में विशाल GHAS ने इस इलाके को ढक रखा था। जानवरों की परछाइयां अंदर घूम रही थी, शेर दहाड़ रहे थे जबकि भेड़िए आवाज कर रहे थे। लगातार शोर का एक सिलसिला था। दूर दूर तक ये जंगल का एक शानदार दृश्य था। इस वक्त
फैंग युआन के लिए इसे हेवंसविल से छुपाने का कोई मतलब नहीं था। उसकी स्पीड धीमी हो गई, उसने इमॉर्टल गू का इस्तेमाल करना बैंड कर दिया, सीधे टाइक्यू में घुस गया। विशाल घास के मुकाबल वो छोटा था। पूरे टाइक्यू के मुकाबल वो एक मक्खी जैसा था जो एक महल में घुस गई हो। हरी भरी विशाल घास ने आसमान को ढक दिया था। पूरा टाइक्यू अनजान संख्या में खतरनाक जानवरों और म्यूटेटेड पौधों को छुपाए हुए था। आगे एक हलचल हुई, ऐसा लगा जैसे जानवरों का तूफान बनने वाला है। फैंग युआन ठंडी मुस्कुराहट के साथ मुस्कुराया, डार्क लिमिट इमॉर्टल गू एक्टिवेट किया। इमॉर्टल गू डार्क लिमिट। ये ऑरा छुपा सकता था और दूसरों से डिडक्शन से बचने के लिए छिप सकता था। ये एक हद तक हेवंसविल से भी छुपा सकता था। चेंज फॉर्म इमॉर्टल गू। फैंग युआन एक कॉइलिंग माउंटेन गोट में बदल गया, टाइक्यू में घुस गया। आगे की हलचल धीरे धीरे शांत हो गई। अगर हेवंसविल इमोशंस महसूस कर सकती तो वो अब हैरान और गुस्से में होती। फैंग युआन मुस्कुराया, फिर सर हिलाकर आह भरी, अफसोस, हेवंसविल में कोई इमोशंस नहीं है। डार्क लिमिट इमॉर्टल गू ने फैंग युआन की बहुत मदद की। पहले जब ही लूलन अभी भी एक मॉर्टल थी, उसने इस इमॉर्टल गू पर भरोसा करके अपने ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल फिजिक का ऑरा छुपाया और इस तरह जिंदा बच गई। दास एक्सट्रीम फिजिक्स की आफतें और मुसीबतें आम लोगों से ज्यादा क्यों होती थी? क्योंकि हेवंसविल ज्यादा चीजों को कम करती है और कमी को पूरा करती है। वो दास एक्सट्रीम फिजिक जैसे अस्तित्व को दुनिया का संतुलन बिगाड़ने नहीं देना चाहती थी। फैंग युआन का सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर दास एक्सट्रीम फिजिक्स से भी बढ़कर था। उसकी आफतों और मुसीबतों की शक्ति दास एक्सट्रीम फिजिक्स से कहीं ज्यादा थी। यहां तक कि डार्क लिमिट इमॉर्टल गू का भी असर सीमित था। फैंग युआन ने अचानक सोचा, फेरी जियनयू शैडो सेक्ट की मेंबर थी। हेवंसविल का विरोध करने के लिए शैडो सेक्ट के पास जरूर डार्क लिमिट इमॉर्टल गू जैसे कई टूल्स होंगे। अगर यिंग वुजी इस मुश्किल से निकलकर शैडो सेक्ट की बची हुई ताकतों का इस्तेमाल कर पाए तो उसका भविष्य शायद बिना किसी रुकावट के हो, उसका आगे का समय आसान होगा। वो एक कॉइलिंग माउंटेन गोट में बदल गया था। ये टाइक्यू में एक आम डेसोलेट बीस्ट था। भले ही वो भेस में था, वो पूरी तरह से घुल मिल गया था। उसके गू इमॉर्टल बॉडी के विपरीत, जो टाइक्यू में बिल्कुल अलग और ध्यान खींचने वाला था। जल्दी ही उसकी मुलाकात एक डेसोलेट बीस्ट से हुई, एक गोल्डन सैंड डार्क स्टैलियन। ये एक विशाल घोड़ा था। उसका शरीर उस कॉइलिंग माउंटेन गोट से बड़ा था जिसमें फैंग युआन बदला था। उसके मसल्स उभरे हुए थे और हड्डियां मजबूत। उसकी त्वचा गहरी सुनहरी थी। उसके 6 खुर थे जो काले और गहरे थे। गोल्डन सैंड डार्क स्टैलियन GHAAS खा रहा था। कॉइलिंग माउंटेन गोट को महसूस करके, जिसमें फैंग युआन बदला था, गोल्डन सैंड डार्क स्टैलियन ने अपना सिर उठाया, इस बिन बुलाए मेहमान को देखा। डेसोलेट बीस्ट के अपने इलाके होते द कॉइलिंग माउंटेन गोट ने गोल्डन सैंड डार्क स्टैलियन के इलाके में घुसपैठ की थी। लेकिन गोल्डन सैंड डार्क स्टैलियन मांस नहीं खाता था। उसका स्वभाव भी शांत था। कॉइलिंग माउंटेन गोट भी एक शाकाहारी था। गोल्डन सैंड डार्क स्टैलियन ने अनजाने में महसूस किया कि कॉइलिंग माउंटेन गोट से कोई खतरा नहीं है, लेकिन वो अभी भी बहुत सतर्क था। वो फैंग युआन को तब तक घूरता रहा जब तक वो उससे काफी दूर नहीं चला गया, फिर से घास खाने के लिए अपना सिर झुका लिया। फैंग युआन ने एक कॉइलिंग माउंटेन गोट बनने का फैसला किया। उसने इस पर गहराई से सोचा था। असल में नॉर्दर्न प्लेन्स में बहुत सारे भेड़िए डेसोलेट बीस्ट्स थे, लेकिन अगर वो एक डेसोलेट बीस्ट वुल्फ बनता तो यूज गोल्डन सैंड डार्क स्टैलियन से एक तेज प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ता। गोल्डन सैंड डार्क स्टैलियन को पार करके फैंग युआन आगे बढ़ता रहा। उसने टाइक्यू का मैप पहले ही याद कर लिया था। यहां तक कि अगर वो कुछ भूल जाता, उसने उस अपने इमॉर्टल एपर्चर में कई इंफॉर्मेशन पाथ गू वॉर्म्स में कॉपी कर रखा था। पहली लोकेशन साउथ ईस्ट दिशा में है। फैंग युआन ने चारों तरफ देखा, लेकिन विशाल घास और भी ऊंची होती गई। पेरिफेरी में विशाल घास पेड़ों जितनी ऊंची थी, लेकिन जैसे जैसे वो अंदर गया, विशाल GHAS टावर्स जितनी ऊंची हो गई। टाइक्यू के केंद्र में विशाल घास पहाड़ियों या पहाड़ों जितनी ऊंची थी। कॉइलिंग माउंटेन गोट का शरीर छोटा नहीं था, लेकिन जैसे जैसे फैंग युआन गहराई में गया, आसपास की विशाल घास और ऊंची और मोटी होती गई। कॉइलिंग माउंटेन गोट छोटा और नाजुक दिखने लगा। रास्ते में फैंग युआन को कई डेसोलेट बीस्ट्स माइल। यह डेसोलेट बीस्ट्स या तो झुंड में थे या अकेले। ज्यादातर शाकाहारी थी, लेकिन कुछ मांसाहारी भी थे। फैंग युआन ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। उसकी बुद्धि डेसोलेट बीस्ट से कहीं ज्यादा थी, इसलिए कुछ बाधाओं के बाद वो उन्हें पार करने में कामयाब रहा। बा बकरियों की आवाजें फैंग युआन के कानों में पड़ी। आगे घास में कॉइलिंग माउंटेन गोट्स का एक बड़ा झुंड था।
फैंग युआन ने अपने मन में आह भरी, लगता है मैं इन टाइक्यू के काफी अंदर आ गया हूं। ये पहला बड़ा झुंड है डेसोलेट बीस्ट्स का जो मैंने देखा है। इस बकरी झुंड में लगभग 100 बकरियां एक साथ थी। कुछ घास खा रही थी, कुछ जमीन पर लेटकर धूप सेक रही थी, जबकि कुछ छोटे बच्चे खेल रहे थे। फैंग युआन उनकी नजरों के सामने आ गया। जंगली कॉइलिंग माउंटेन गोट्स ने यूज देखा। ये पहली बार था जब वो इस अनजान बकरी को देख रहे थे। फैंग युआन सावधानी से आगे बढ़ा। भले ही उसके पास चेंज फॉर्म इमॉर्टल गू था, एक छिपा हुआ खतरा था। अगर इस झुंड की किसी बकरी के पास एक वाइल्ड इन्वेस्टिगेटिव इमॉर्टल गू होता और वो फैंग युआन का भेस देख पाती, तो ये एक तबाही होती। सेफ खेलने के लिए फैंग युआन ने चुपके से एटीट्यूड गू एक्टिवेट किया। तुरंत बकरी झुंड ने फैंग युआन का एटीट्यूड महसूस किया और उस गर्मी भरी नजरों से देखा। फैंग युआन ने कुछ कदम आगे बढ़ाए। वहां कई छोटे डेसोलेट बीस्ट कॉइलिंग माउंटेन गोट्स जो उसके पास भाग कर आए, उस बड़ी उत्सुक इंग से देखते हुए, उनमें से दो फैंग युआन के आसपास दौड़ रहे थे, उछाल कूद कर रहे थे। फैंग युआन उनसे सुरक्षित रूप से दूर चला गया, बकरी झुंड को छोड़कर। छोटे कॉइलिंग माउंटेन गोट्स कुछ देर तक उसके साथ चले। जैसे ही वो बकरियों से दूर हुआ, उन्हें उनके माता पिता ने वापस बुला लिया और वो लौट गए। फैंग युआन ने आह भरी जब उस कुछ अफसोस हुआ। अगर वो इनमें से 2 या 3 बच्चे अपने साथ ले जा सकता और उन्हें सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर के अंदर पालता, तो ये बहुत अच्छा होता। अफसोस, उसके पास ऐसा करने का मौका नहीं था। कॉइलिंग माउंटेन गोट्स के इलाके को छोड़कर फैंग युआन मैप पर दिखाई गई पहली लोकेशन के बहुत करीब था। वो लापरवाह नहीं था, उसने खुद को जांचा। डार्क लिमिट इमॉर्टल गू की छुपने की शक्ति कमजोर हो रही है, लेकिन ये अभी भी कुछ देर तक चल सकती है। फैंग युआन का कालन सटीक था। एक बार डार्क लिमिट इमॉर्टल गू एक्टिवेट करने के बाद उस कुछ देर आराम की जरूरत थी, इससे पहले कि फैंग युआन यूज दोबारा इस्तेमाल कर पाता। इसकी शक्ति फैंग युआन में रह गई थी, उसका ऑरा छुपती हुई। लेकिन जैसे जैसे समय बीता या दूसरी ताकतों के कारण छुपने की शक्ति कमजोर होती गई और टारगेट के अनुसार सुरक्षा का प्रभाव अलग अलग होता था। जैसे ये ही लूलन पर ज्यादा प्रभावी था जब वो एक मोर्टल थी। अगर डार्क पाथ गू इमॉर्टल्स पर इस्तेमाल किया जाता तो असर कम होता। अगर दूसरे पाथ्स के गू इमॉर्टल्स पर इस्तेमाल किया जाता तो असर और भी बुरा होता। शुक्र है फैंग युआन के डाओ मार्क्स आपस में टकराते नहीं थे, वरना असर भयानक होता। अंत में फैंग युआन को अपना मिशन तब तक पूरा करना था जब तक डार्क लिमिट इमॉर्टल गू की शक्ति उस छुपाए हुए थी। वरना छुपने की शक्ति खत्म होने के बाद हेवेंस विलर्स पर फोकस करेगी और न गिनत डेसोलेट बीस्ट्स और एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट्स एक साथ फैंग युआन पर हमला कर देंगे। स्थिति गंभीर हो जाएगी। एक पल बाद फैंग युआन पहली लोकेशन के नजदीक पहुंचा। पहुंचने से पहले फैंग युआन को पहले ही पता चल गया था कि लोकेशन पूरी तरह से बदल चुकी है, क्योंकि मैप के अनुसार यहां एक इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट, एक की ग्रैंड लायन की लाश थी। लाश की रक्षा करने वाला की ग्रैंड लायंस का एक झुंड था। वो डेसोलेट बीस्ट्स और एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट्स का मिश्रण थे। लेकिन पहाड़ी जैसी लाश गायब थी। वहां कोई की ग्रैंड लायंस भी नहीं थे। फैंग युआन ने अपने इन्वेस्टिगेटिव किलर मूव्स का इस्तेमाल किया और कुछ हल्की भेड़ियों की आवाजें सुनी। फैंग युआन का दिल डूब गया। डेसोलेट बीस्ट ब्लैक ब्लड वुल्व्स, और ये स्केल कम से कम 30। डेसोलेट बीस्ट भेड़ियों का एक झुंड। भले हाई साइज बड़ा नहीं था, वो खतरनाक मांसाहारी हैं। भेड़ियों का इलाका बड़ा था। फैंग युआन को उन्हें नजदीक से देखने की जरूरत नहीं थी, उस बस मॉर्टल इन्वेस्टिगेटिव मेथड्स और सुनने की शक्ति का इस्तेमाल करना था जिससे उस बहुत सारी जानकारी मिल गई। ये इंसानों की बुद्धि थी। डेसोलेट बीस्ट भेड़ियों के इस झुंड के अंदर शायद वाइल्ड इमॉर्टल गू हो सकते थे, लेकिन उन्हें मर्जी से एक्टिवेट नहीं किया जा सकता था। गू इमॉर्टल्स जो इमॉर्टल गू को कंट्रोल करते थे, उनकी बात अलग थी। फैंग युआन ने खुद से सोचा, पहली लोकेशन बदल गई है। चाहे वो इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट लेवल के की ग्रैंड लायन की लाश हो, वो डेसोलेट बीस्ट हो, या एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट ची ग्रैंड लायंस, वो सब किसी ना किसी वजह से गायब हो गए हैं। 3 लाख साल बाद ब्लैक ब्लड वुल्व्स का एक छोटा सा ग्रुप इस जगह पर कब्जा किए हुए है। फैंग युआन ने हिचकिचाया नहीं, उसने इस जगह को छोड़ दिया। उसने भेड़िया झुंड के इलाके को घूम कर पार किया, दूसरी मंजिल की तरफ बढ़ गया। चैप्टर 1088 एक बंदर को मिली सफलता। एक दिन बाद टाइक्यू। ये जगह। फैंग युआन के हाथ सैकड़ों मीटर ऊंची विशाल घास की एक पट्टी पर वो यूएस पर चढ़ा और दूर तक देखा। आगे एक विशाल पेट का ताना था, जो किनारे पर धोए गए एक विशाल जहाज जैसा लग रहा था। लेकिन पेट का सिर्फ ताना बचा था,
वो काला और बर्बाद था, ऐसा लगता था जैसे यूएस पर बिजली गिरी हो। फैंग युआन का रूप भी बहुत बदल गया था। वो एक बंदर बन गया था, एक आग निगलने वाला बंदर, एक एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट। भले ही वो बड़ा नहीं था, उससे पंगा लेना आसान नहीं था। फैंग युआन ने कॉइलिंग माउंटेन गोट का रूप इस्तेमाल करना बैंड कर दिया था। कॉइलिंग माउंटेन गोट टाइक्यू की गहराइयों में नहीं जा सकता था। ये एक ऐसी जगह थी जहां एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट घूमते थे। आग निगलने वाला बंदर एक खास मामला था। वो ताकतवर था, लेकिन सिर्फ आग खाता था, इसलिए वो जगह जगह घूमता रहता था। वो भोजन के लिए दूसरे डेसोलेट बीस्ट से कंपटीशन नहीं करता था। यह फैंग युआन के लिए एक उपयुक्त भेष था। आग निगलने वाला बंदर बने बिना फैंग युआन यहां अंदर नहीं जा सकता था। 1000 स्नेक्स हेज ट्री, फैंग युआन ने दूर देखते हुए बुदबुदाया। यह टाइक्यू मैप पर तीसरी मंजिल थी। पहली लोकेशन पर डेसोलेट बीस्ट ब्लैक ब्लड वुल्व्स के एक झुंड ने कब्जा कर लिया था। दूसरा इलाका खाली था, ये दो मांसाहारी झुंडों के बीच का एक क्षेत्र था। फैंग युआन की वर्तमान लोकेशन मैप पर अंकित आखिरी जगह थी। यहां कभी 1000 स्नेक्स हेज ट्री हुआ करता था। ये पेड़ एक पहाड़ जैसा था, एक बड़ा इलाका घेर रखा था। यह इमेमोरियल लेवल का था। इसकी 70,770 शाखाएं थी। शाखाएं लंबे सांपों जैसी थी। शाखाओं के सिरों पर सांप के सर थे। इस पेड़ की जड़ें इन जमीन में गहरी दबी हुई थी। वो हजारों मीटर लंबी थी। ये गुजरने वाले डेसोलेट बीस्ट्स और एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट्स को भोजन के रूप में खाता था। शिकार करते वक्त 10,000 शाखाएं नाचती थी, सरपाइल सांपों की तरह घूमती, शिकार के चारों तरफ लिपटकर उन्हें गला घोंट कर मार देती, फिर उनका खून चूस कर जिंदा रहता था। लंबी समय तक पेट के नीचे मरने वाले अनगिनत जीवन रूप साध कर एक पहाड़ बन गए। उनकी नफरत बेपनाह थी, जगह एक अंधेरे औरा से भरी हुई थी। पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी एक दूसरे को आकर्षित करती है। जब भी तूफान आता, विशाल आकाशीय बिजली 1000 स्नेक्स हेज ट्री पर गिरती। साधारण तूफानों की बात अलग थी, लेकिन अगर बदकिस्मती से कोई असाधारण आकाशीय बिजली गिर जाती तो नतीजा भयानक होता। 1000 स्नेक्स हेज ट्री का कोई प्राकृतिक दुश्मन नहीं था। वो इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट लेवल का था। उसने अपने इलाके पर राज किया। शायद उसने हेवंस विल का ध्यान आकर्षित किया, जिसके परिणामस्वरूप बिजली गिरी। किसी भी हालत में 3 लाख साल पहले टाइक्यू में एक बड़ी आग लगी थी। यह 1000 स्नेक्स हेज ट्री जल गया था और एक फटते हुए ज्वालामुखी जैसा लग रहा था। उसने आसपास के आसमान को रोशन कर दिया, महीनों तक बिना रुके। लेकिन यह 1000 स्नेक्स हेज ट्री अभी मारा नहीं है। फैंग युआन की ईद में एक अंधेरी और सावधान नजर थी। जब लॉन्ग हेयर एंसेस्टर जिंदा था, उसने ये टाइक्यू मैप छोड़ा था। यह 3 लाख साल पुराना था। यह 1000 स्नेक्स हेज ट्री 3 लाख साल से जिंदा था। यह अभी तक मारा नहीं था। उसमें अभी भी जीवन के संकेत थे। इंसान सभी जीवित प्राणियों की आत्मा है, लेकिन हमारी जीवन शक्ति, उम्र, शरीर और आत्मा दूसरे प्राणियों से कहीं कम है। इस 1000 स्नेक्स हेज ट्री में सबसे मजबूत जीवन शक्ति है। ये बिजली और आग के बाद भी अभी तक जिंदा है। फैंग युआन ने अपने दिल में आह भरी। अभी 1000 स्नेक्स हेज ट्री पूरी तरह से जमीन पर लेटा हुआ था। उसका आधे से ज्यादा ताना साट चुका था, कुछ ली ही बचा था। पूरा 1000 स्नेक्स हेज ट्री अगर सीधा होता तो एक पहाड़ से भी ऊंचा होता। उसकी शाखाओं और बेलों की हमला करने की रंगे एक विशाल आसपास के इलाके को कवर करती। फैंग युआन तेजी से महसूस कर सकता था कि 1000 स्नेक्स हेज ट्री के इस हिस्से पर दर्जनों शाखाएं अभी भी जिंदा थी। वो अजगर की तरह थी, धीरे धीरे घूमती और हिलती। अगर कोई शिकार उनकी रंगे में आता तो वो तेजी से हमला करती, शिकार को मार देती। भले हाई 1000 स्नेक्स हेज ट्री एक दुखदाई हालत में था, वो अभी भी एक इमेमोरियल डेसोलेट प्लांट था। उसके लिए एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट और डेसोलेट बीस्ट झुंडों को मारना आसान था। फैंग युआन ने कुछ देर देखा और कुछ नया पाया। किस्मत और मुसीबत सच में एक साथ आते हैं। पूरे 1000 स्नेक्स हेज ट्री ने कई जीवन रूपों को मारा और लाशों का एक पहाड़ बनाया, जिसके कारण यूएस पर बिजली गिरी। लेकिन इस 1000 स्नेक्स हेज ट्री का सिर्फ ये छोटा सा हिस्सा बचा है। ये सिर्फ सीमित संख्या में शिकार कर सकता है। यिनकी और नफरत यहां जमा नहीं होते, इसलिए इस पर फिर से बिजली नहीं गिरी। यही वजह थी कि यह 1000 स्नेक्स हेज ट्री अभी भी दुनिया में मौजूद था। लेकिन फैंग युआन धीरे धीरे चिंता में पड़ गया। उसने टाइक्यू आने में एक बड़ा रिस्क लिया था। वो ट्रांसपोर्टेशन गू फॉर्मेशन सेट करने के लिए एक अच्छी लोकेशन ढूंढने आया था। टाइक्यू में फैंग युआन के लिए 3 लोकेशंस दिखाई गई थी। पहली 2 गायब हो चुकी थी और तीसरी अनुपयुक्त थी, क्योंकि 1000 स्नेक्स हेज ट्री अभी भी जिंदा था। ये एक इमेमोरियल डेसोलेट प्लांट था। इसकी अद्भुत युद्ध शक्ति थी,
जो रैंक 8 गू इमॉर्टल्स को टक्कर दे सकती थी। भले ही ये सभी रैंक 8 प्राणियों में सबसे कमजोर था, फैंग युआन यूज हारा नहीं सकता था। ये लंग या सेक्ट के प्लान के लिए एक बड़ी समस्या थी। अगर वो यहां लड़ते तो जानवरों का तूफान आ सकता था। इसका मतलब मैंने अपने मिशन का एक हिस्सा पूरा किया और एक हिस्सा फेल हो गया। भले ही मैंने ताइक्यू का मैप ज्यादा सटीक बनाया और 3 लोकेशंस को हटा दिया, मुझे ऐसी कोई लोकेशन नहीं मिली जो लंग या सेक्ट के ट्रांसपोर्टेशन गू फॉर्मेशन सेट करने के लिए अच्छी हो। कुछ नहीं किया जा सकता, डार्क लिमिट इमॉर्टल गू की शक्ति कमजोर हो रही है, मुझे पहले निकलना चाहिए। मैं दोबारा ताइक्यू की खोज करने के लिए किसी और समय वापस आऊंगा। फैंग युआन ने अंदर ही अंदर आह भरी। अगर वो इस बार सफल हो जाता तो सबसे अच्छा होता। आखिरकार फैंग युआन की हाल ही की स्थिति बुरी नहीं थी, उसके पास कोई तत्काल आंतरिक या बाहरी खतरा नहीं था। अगर वो सफल नहीं हुआ तो अगली बार तक फैंग युआन के पास ज्यादा समय या एनर्जी नहीं होगी। वो बहुत बिजी था। एक इमॉर्टल एपर्चर को मैनेज करना एक बड़ा काम था, उसकी अपनी कल्टीवेशन की भी चिंता थी, उस अपने इमॉर्टल ज़ॉम्बी बॉडी की समस्या को सुलझाना था, साथ हाइफैंग झेंग की मानसिकता को बदलना था। कुछ नहीं किया जा सकता था। जीवन में ज्यादातर चीजें इंसान की इच्छा के अनुसार नहीं होती। फैंग युआन धीरे धीरे चला गया। उसने बाहर निकलने के सबसे नजदीकी दिशा चुनी और रवाना हो गया। लेकिन समस्या ये थी कि कुछ देर चलने के बाद फैंग युआन ने कुछ अजीब चीजें देखी। पहले 2 एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट्स लड़ रहे थे, जिससे एक बड़ी हलचल हो गई। इसके बाद 3 डेसोलेट बीस्ट झुंड भी आमने सामने वो लड़ाई शुरू करने ही वाले थे। और बदकिस्मती से यह 3 डेसोलेट बीस्ट झुंड फैंग युआन का रास्ता रोक रहे थे। ये सब जानवरों के तूफान के आने की तरफ इशारा करते हैं। तो ये बात है, मेरे शरीर पर डार्क लिमिट इमॉर्टल गू का बचाव इस हद तक कमजोर हो गया है। भले हाई हेवंस विल मेरी लोकेशन का पता नहीं लगा सकती, उस आम लोकेशन का पता चल चुका है। इसलिए वो एक जानवरों का तूफान बना रही है, ताइक्यू में तबाही मचाने के लिए। वो इस मौके का इस्तेमाल करके मुझे एक्सपोज करना चाहती है। सही है। मेरे पास स्प्रिंग ऑटम सकाडा और बड़ी संख्या में स्नो मॉन्स्टर्स हैं, अन सब में हेवंस विल है। भले ही वो मेरे इमॉर्टल एपर्चर के अंदर सीमित हैं, अंदर की हेवंस विल बाहरी दुनिया के हिस्सों के साथ रेजोनेट कर सकती है। फैंग युआन और भी ज्यादा चिंता में पड़ गया। उसने हेवंस विल की शक्ति को कुछ हद तक कम आंक लिया था। तार्किक रूप से कोई भी इमॉर्टल एपर्चर वर्ल्ड, चाहे वो ब्लेस्ड लैंड हो या ग्रोटो हेवन, स्वतंत्र था। उनका 5 रीजन्स की दुनिया से कोई लेना देना नहीं था। हेवंस विल इन छोटी दुनियाओं में दखल नहीं दे सकती थी। लेकिन अब फैंग युआन जानता था, अगर इन छोटी दुनियाओं में हेवंस विल मौजूद थी तो वो बाहरी दुनिया में हेवंस विल के साथ एक रेजोनेंस पैदा कर सकती थी, एक दूसरे के साथ सहयोग कर सकती थी। हेवंस विल के कनेक्शन का इस्तेमाल करके और डार्क लिमिट इमॉर्टल गू के कमजोर होने के साथ, भले हाई हेवंस विल फैंग युआन की लोकेशन का पता नहीं लगा सकती थी, वो एक बड़ा जानवरों का तूफान बना सकती थी जो फैंग युआन को ढूंढ सकता था और फिर उस बेरहमी से खत्म कर सकता था। प्रयोग से ही सच सामने आता है, या शायद शैडो सेक्ट द्वारा दी गई हेवंस विल के बारे में जानकारी पूरी नहीं थी। मैं यहां नहीं रुक सकता, फैंग युआन ने सोचते हुए आगे बढ़ा। उसने अपने बंदर के हाथ फैलाए, विशाल घास की पत्तियों पर उछलता हुआ, जानवर झुंडों से दूर जाता हुआ, हेवंस विल के जाल से बचता हुआ। लेकिन उसका फैल होना तय था। बहुत देर हो चुकी थी। 2 एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट्स लड़ा और संघर्ष में उलझे जानवर झुंडों की तरफ बढ़े, जिसके परिणामस्वरूप एक बड़ी अव्यवस्थित लड़ाई शुरू हो गई। अव्यवस्थित लड़ाई का प्रभाव आसपास के इलाकों पर पड़ा, जिससे और भी ज्यादा अव्यवस्था फैल गई। जैसे जैसे तबाही बढ़ी, एक जानवरों का तूफान बन गया जो फैंग युआन की तरफ बढ़ रहा था। जानवरों का तूफान भयानक था। चाहे वो डेसोलेट बीस्ट्स हो या एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट्स, वो सब दीवानगी की हालत में थे। वो एक हिंसा की हालत में थे, सिर्फ अपने जिंदा रहने की प्रवृत्ति को सुन रहे थे जब वो दीवानगी से गुर्रा रहे थे, दहाड़ रहे थे। शिकार ने शिकारी पर हमला करना शुरू कर दिया। कई जानवर झुंड जो एक साथ रहते थे अब टूट चुके थे, कोई व्यवस्था नहीं बची थी। बड़ी संख्या में डेसोलेट बीस्ट्स दर से बिखर गए, एक मजबूत ताकत बन रही थी। ये ताकत अपने साथ दूसरे खतरनाक जानवरों को भी ले आई, भले ही वो नहीं चाहते थे, वो खुद को रोक नहीं पाए। एक पल बाद ये ताकत और भी मजबूत होती गई, ये एक ना रुकने वाली बात जैसी थी। सब कुछ बहाले जाते हुए इस ताकत के सामने जो भी खड़ा हुआ, चाहे वो डेसोलेट बीस्ट हो या एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट, नाश्त हो गया। फैंग युआन को लगा जैसे वो उफान मारते पानी के ऊपर तैरता एक छोटा सा तख्ता है।
वो खुद को रोक नहीं सकता था, वो सिर्फ जानवरों के तूफान के साथ आगे बढ़ सकता था। उस अपना भेष बनाए रखना था। अगर वो एक्सपोज हो गया तो हेवंसविल जानवरों के तूफान का इस्तेमाल करके उस कुचल देगी। टैब, भले ही उसके पास असीमित इमॉर्टल एसेंस और बड़ी संख्या में इमॉर्टल गू हो, वो बिना एक सही सलामत लाश के मर जाएगा। वो सिर्फ एक रैंक 6 गू इमॉर्टल था जिसने एक अर्थली कैलमिटी पार की थी। भले हाइफैंग युआन के पास चेंज फॉर्म और एटीट्यूड गूद और यहां तक कि फैमिलियर फेस भी, सिर्फ भेस बदलना काफी नहीं था। डार्क लिमिट इमॉर्टल गू की शक्ति कम हो रही थी। किसी ना किसी समय फैंग युआन हेवंसविल के सामने एक्सपोज हो जाएगा। वो खुद को एक्सपोज नहीं कर सकता था, ये मौत को दावत देना था। लेकिन वो हमेशा छिपा भी नहीं रह सकता था, ये मौत का इंतजार करना था। फैंग युआन गहरी खतरे में था, उस पाल कोई समाधान नहीं मिल रहा था। शायद ये जिंदा रहने के एक मौके के लिए रिस्क ले सकता हूं। उसके मन में अचानक एक ख्याल आया। अगर कोई और चरा ना होता तो वो सिर्फ यही कर सकता था। अपनी उम्मीद ब्लड टोरेंट और स्वॉर्ड एस्केप इमॉर्टल गू पर टिकाए हुए। लेकिन ये टाइक्यू के अंदर गहराई में था। डेसोलेट बीस्ट्स हर जगह और एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट्स भी बड़ी संख्या में थे। हेवंसविल के पास बहुत सारे विकल्प थे। वो उन्हें चुन सकती थी और प्रभावित कर सकती थी। वो फैंग युआन को आसानी से रोक सकती थी। इस समय जानवरों के तूफान ने अचानक दिशा बदली। वो पहले आगे बढ़ रहा था, लेकिन अब वो एक एंगल पर मुड़ गया। ये क्या है? फैंग युआन ने आगे देखा। उसकी गोल बंदर की एड में खुशी दिख रही थी। उसने सामने पहाड़ जैसी लाल लाश को देखा। हड्डियों पर अभी भी नीली आग की कलियां जल रही थी। गर्मी छिपी हुई थी और बिल्कुल भी गर्माहट नहीं थी। लेकिन फैंग युआन ने एक गहरा खतरा महसूस किया। ये एक इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट की लाश थी। ऐसा लगता था जैसे वो अभी अभी मारा हो। इमेमोरियल ऑरा बेपनाह था, यहां तक कि जानवरों का तूफान भी अनजाने में उससे बच रहा था। सच में, जब उम्मीद सबसे कम थी तभी ये सरप्राइज मिला। लगता है मंजिल कोने में ही है। इस पल फैंग युआन सच में जोर से हंसना चाहता था। चैप्टर एंड।